Hello guys, welcome to the Cortex Medicine and I am the Bogus Doc. Uh, what is today's topic? It's all about the cerebral ischemia. बहुत easy topic है लेकिन conceptual है. We will go slow and then we will take the pace slowly. So normal usual blood flow होता है. If the blood flow is zero in the brain, it causes death in the 4 to 10 minutes. If it is 16 less than 16 to 18 per 100 gram per minute, it causes 1 hour to do infarction. And if it less than 20 ml per 100 gram per minute, it will do ischemia without infarction unless prolonged for several days or hours. डाटा इसलिए है क्योंकि कभी कभी डाटा पे ही क्वेश्चन आ जाते हैं. अब इन्होंने एक टर्म बोली कि सर व्हाट इज ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक. सर ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक इज ए patient may experience only transient symptoms, okay, and the clinical syndrome मीन सिंपल कहने का मतलब ये है कि जो एमआरआई के अंदर जो चेंजेस होंगे वो नहीं मिलेंगे, सिर्फ ट्रांजिट सिम्टम होंगे पेशेंट को, बिकॉज क्योंकि ब्लड इस्चीमिया होने से पहले ही वापस क्या हो जाता है, रिस्टोर. इफ ब्लड फ्लो रिस्टोर टू इस्चीमिक टिश्यू बिफोर सिग्निफिकेंट इन्फाक्शन डेवलप, इसलिए एमआरआई के अंदर और सीटी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे. व्हाट इज इस्चेमिक पेनिम्ब्रा? इट इज सराउंडिंग कोर एरिया ऑफ इन्फाक्शन, जहाँ पे क्या है रिवर्सिबल डिसफंक्शनल टिश्यू है. सिंपल मीन्स कि यदि इस एरिया को हमने सेव कर लिया, वी विल सेव दी मोर इंजरी टू द ब्रेन. सिंपल. अब इसका क्या है कि ये पता कैसे लगता है सिस्टमिक पेनिम्ब्रा एरिया? हाउ टू नो इट देयर इज इमेजिंग नॉन एज परफ्यूजन इमेजिंग यूजिंग एमआरआई और सीटी. परफ्यूजिंग एमआरआई और परफ्यूजन सीटी इससे क्या लगता है, इस एरिया का पता लगता है, इस एरिया के बारे में नॉलेज होती है. यदि सिस्टमिक पेनिम्ब्रा को यदि इवेंचुअली प्रोग्रेस कर जाएगा तो दिस विल आल्सो लीड टू इन्फाक्शन. अब यहाँ पे एक पेशेंट आया इस्चीमिया का. इट वर्सन ब्रेन इंजरी ड्यूरिंग इस्चीमिया, मतलब व्हाट आर द कॉजेज. इस्चीमिया के अंदर वो कौन से दो कॉजेज है, जो फैक्टर है जो कि क्या करते हैं, उसको वर्सन कर देते हैं. ओके, इट इज द हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया बोथ एंड फीवर. तो इफ ए पेशेंट कम्स इन योर ओपीडी और इन योर आईपीडी, यू हैव टू मैनेज टू थिंग्स. इंश्योर करना है टू थिंग्स उसको, कि पेशेंट हाइपो और हाइपरग्लाइसीमिया में नहीं जा रहा हो, साथ में उसको फीवर की कोई सिम्टम, फीवर की कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए. अब हाउ विल यू नो पेशेंट की हिस्ट्री से? देखिए आपके पास एक पेशेंट आया, ही इज ए हिस्ट्री. सर जो पेशेंट है अभी, इसको इतने बजे हमने देखा लास्ट, और उसके बाद में क्या हुआ, इनकी तकलीफ बढ़ती जा रही है. दे आर लूजिंग द पैरालिसिस जो है वो बढ़ता जा रहा है, इट इज इंक्रीजिंग विद टाइम. एक पेशेंट तो ऐसे लेके आएगा और एक पेशेंट लेके आएगा बिल्कुल डिप्रेस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, बिल्कुल एक अल्टर्ड कॉन्शियसनेस के साथ में आएगा, जिसका जीसीएस पुअर होगा, बीपी हायर साइड मे बी और मे नॉट बी, एंड सिम्टम होंगे वो वर्सन होते जाएंगे आफ्टर ऑनसेट. कि सर शुरू में सही थी, 2 घंटे बाद और बिगड़ गई तबीयत, सर 6 घंटे बाद तो मेरा मरीज बोल भी नहीं पा रहा है. सो these two history typically tells about the condition, means क्या disease है patient को. If the history says that deficit is maximum at onset or it remits, it is the ischemic cerebral ischemia. And if the patient says कि पहले जो level था alertness का वो ज़्यादा था और अभी alertness का level धीरे धीरे decrease हो रहा है सर, it will move toward the hemorrhage. Okay, and uh, for sake of time we can do direct MRI DWI in patient of ischemia, but this is not the protocol is different. So if, okay, there is a question that if what you are suspecting a TIA, there is a what you will do, it is the MRI DWI. अब imagine कीजिए you are suspecting a patient in of acute stroke in the pre hospital call ahead. यहाँ पे जो प्री हॉस्पिटल कॉल अहेड का मतलब ये है कि आपने एक सीएससी या पेरीफेरी में आपने एक्यूट स्ट्रोक सस्पेक्ट किया, आपने अपने जो सुपीरियर हॉस्पिटल था, जस्ट इमेजिन कीजिए इट्स लाइक आप दिल्ली से हैं और आपने किसी दिल्ली के दूर वाली जगह पे क्या किया है, सस्पेक्टेड एक्यूट स्ट्रोक को कंसीडर किया. वहां से आपने पहले से कॉल भिजवा दिया अपने सीनियर को कि सर वी आर सेंडिंग ए स्ट्रोक पेशेंट, जस्ट एक्टिवेट द कोड स्ट्रोक. कोड स्ट्रोक का सिंपल मतलब ये होता है कि वहां पे जो जैसे ही आप पहुंचेंगे वहां पे क्या सीटी की टीम रेडी मिलेगी आपको सीटी स्कैन के लिए. you have we have to see that onset is less than 6 hours और onset is around 6 to 24 hours. अब onset यदि 6 आवर से नीचे है, कम है, तो यू हैव टू डू ए सीटी एंड सी फॉर द हेमरेज. इफ सीटी यदि कोई हेमरेज शो नहीं कर रहा, दिस इज ए कैंडिडेट फॉर द आईवी पीए एलिजिबल है या नहीं है. आईवी प्लाज्मोजन एक्टिवेशन देना है या नहीं देना है, उसको एलिजिबिलिटी देखनी है. यदि दिस इज पेशेंट इज एलिजिबल, यू हैव टू गिव द आईवी
PA and after that you have to do the perform CTA. If CT के अंदर कोई भी हेमरेज नहीं दिख रहा है और पेशेंट IV एलिजिबल नहीं है तो भी आपको परफॉर्म क्या करना है, CTA, CT एंजियोग्राफी. Why do CT angiography? To see large vessel occlusion as it does not respond adequately to TP alone. एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि आपने कई पेशेंट को IV प्लाज्मिन एक्टिवेशन जैसे दे दिया, टेनेक्टेप्लेज या फिर टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर दे दिया इन पेशेंट को, तो आप CTA क्यों करवा रहे हैं? द रीजन इज कि ये जो पेशेंट है इनके अंदर लार्ज वेसल ऑक्लूजन होता है और ये एडिकुलर TPA से या जो ये जो टेनेक्टल प्लेट है इससे क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, डिजोल्व नहीं होता है. दैट्स व्हाई यू हैव टू परफॉर्म द CTA. इसके बाद क्या करना है, आपको देखना है CTA करने के बाद में कि इंटरन कैविटेड आर्टरी या कोई उसकी ब्रांच है या फिर बेसिलर आर्टरी के अंदर कोई ऑक्लूजन तो नहीं है. यदि ऑक्लूजन है यू हैव टू गो फॉर थ्रोम्बेक्टोमी. इफ देयर इज नो ऑक्लूजन यू हैव टू डू दी इन पेशेंट मैनेजमेंट. अब यदि एक पेशेंट मान लीजिए इसका ऑनसेट 6 to 24 आवर है, आपको क्या देखना है, CT के अंदर नो हेमरेज देखना है, CTA CTP करवाना है. अब CTA CTP के बाद में देखना है कि फेवरेबल परफ्यूजन है या नहीं है. फेवरेबल परफ्यूजन का सिंपली मीन्स क्या है कि फेवरेबल परफ्यूजन मैंने टर्म बोली ना, ये परफ्यूजन स्कैन काम में लेते हैं यहाँ पे इस्चेमिक पेनिम्ब्रा को जानने के लिए. If the ischemic penumbra is, you are seeing the ischemic penumbra is a chance to save that ischemic penumbra, you have to see the IC और ऑक्लूजन देखना है. यदि ischemic penumbra ऑक्लूजन है, आपको लग रहा है कि किसी किसी मेजर आर्टरी के अंदर वेसल के अंदर ऑक्लूजन है, यू टू इमीडिएटली डू दी थ्रोम्बेक्टोमी. यदि आपको लग रहा है कि फेवरेबल परफ्यूजन नहीं है, वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वहाँ पे नहीं है, अभी आप पेनिम्ब्रा को सेव नहीं कर सकते, यू यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू हैव टू डू दी इन पेशेंट मैनेजमेंट. अब यहाँ पे क्या करना है कि प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर कौन कौन से काम में लेते हैं सर, IVA TPA का बोरस लगाएंगे या फिर इन्फ्यूजन लेंगे, ये हरीसन में से दिया हुआ है सारा, ठीक है. प्लाज्मिन टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, तो यही बोला हुआ है यहाँ पे ना कि आप क्या करेंगे, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर यूज करेंगे. अब ये भी दो प्रकार से है, या तो आप क्या करिए टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर उसका बोलस लीजिए, बोलस लीजिए उसके बाद में इन्फ्यूज दीजिए, या फिर आप टेनेक्टिप्लेज लीजिए जिसका क्या होता है आपको फुल बोलस देना होता है. तो हाउ विल यू मैनेज दीज पेशेंट, फर्स्ट आपको क्या देखना है सर, एयरवे और BP कंट्रोल करनी है और पेशेंट कब लास्ट टाइम सीन किया था वहां से काउंट होगा सब. आपको लग रहा है कि इफ डिसेबिलिटिंग न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट जो स्कोर है वो NIHS का मोर देन 5 है, यू हैव टू कंसीडर द पेशेंट फॉर थ्रोम्बोलाइटिक और एंडोवेस्कुलर थेरेपी. आफ्टर ऑल दीज थिंग पेशेंट स्टेबल हो गया, उसके बाद में आपको कॉज ढूंढना है. सर कॉज क्या है, आपको लग रहा है कि सर एट्रियल फिब्रिलेशन इज द कॉज, यू हैव टू स्टार्ट द एपेक्सामिन 5 mg BD, reduce 2.5 if the GFR is impaired. और if you are thinking that patient का transthoracic echo मतलब AF डिटेक्टेड नहीं हुआ है, तो यू हैव टू डू दी ट्रांसओटिक इको एंड फाइंड आउट द लेफ्ट एट्रियल साइज और कोई वॉल्वुलर लीजन नहीं है. यदि लार्ज लेफ्ट एट्री है और क्लियर एम्बोलिक स्ट्रोक लग रहा है आपको, तो आपको ओरल एंटीकोगुलेंट प्लस एम्बुलेटरी 30 डे ECG की मॉनिटरिंग करनी है. आपको लग रहा है कि नहीं देयर इज अदर कॉज, लेफ्ट एट्रिया नहीं है, क्लियर एम्बोलिक स्ट्रोक नहीं है, यू हैव टू स्टार्ट दी ड्यूल ओरल एंटीकोगुलेंट एस्पिरिन प्लस टिकाग्लिमाब. एस्पिरिन इज 81 mg, continue for the lifelong, and ticagrelor is 180 mg state followed by 90 mg BD, discontinue after 30 days. और यहाँ पे क्या है कि प्रिफर्ड क्या है, टिकाग्रेलोर है मोर देन क्लोपिडोग्रिल, क्योंकि CYP2C19 दिस इज इंपॉर्टेंट. क्लोपिडोग्रिल इंटरेक्शन शो करता है किससे, CYP2C19 ड्रग से. तो गो होम मैसेज क्या है, सिंपली इफ यदि आपके जो क्वेश्चन है या फिर आपके रियल लाइफ के अंदर एक पेशेंट है जिसका ऑनसेट लेस देन 6 आवर है, आपको CT हेमरेज कराने के बाद में भी कोई इंजरी नहीं दिख रही है, यू आर सस्पेक्टिंग कि दिस इज इस्चेमिक स्ट्रोक, यू हैव टू गो फॉर CT. आपको देखना है कि IVP एलिजिबल है या नहीं है पेशेंट, यदि है तो आपको देना है, यदि आपको लग रहा है नहीं है पेशेंट एलिजिबल, तो भी आपको क्या करना है, परफॉर्म करना है, CT एंजियो करनी है टू सी द लार्ज वेसल ऑक्लूजन. इफ देयर इज लार्ज वेसल ऑक्लूजन यू हैव टू गो फॉर द थ्रोम्बेक्टोमी, else you have to do the inpatient management for the 6 to 12 hour 24 hour. As I told you have to follow that simple. यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे क्या कि पेशेंट का लेस देन 6 आवर ऑनसेट है, CT के अंदर नो हेमरेज है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, यू हैव टू गिव द IVPA एलिजिबल. कोई भी प्लेटफॉर्म, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, कई बार उसमें आंसर गलत दिया हुआ है, बट दिस इज व्हाट हरीसन से एंड यू हैव टू मार्क इट कि आपको CT के अंदर यदि नो हेमरेज दिख रहा है एंड यू आर सस्पेक्टिंग इट इज एक्यूट स्ट्रोक, यू हैव टू गिव द IV प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर. अब इसके बाद में देखिए इन्होंने कहा एक क्वेश्चन यहाँ पे कि सर CT रिवेल्ड सिग्निफिकेंट इंट्राक्रेनियल एथेरोसिस और अदर प्रीक्रेनियल वेसल स्टेनोसिस विद इन द वेस्कुलर टेरिटरी ऑफ द इन्फार्क्ट.
इसका ल्यूमन कैलिपर रिड्यूस बाय मोर देन 50%, वी हैव टू कंटिन्यू द ड्यूल एंटीप्लेटलेट एजेंट फॉर एटलीस्ट 3 मंथ एंड देन कन्वर्ट टू ए सिंगल एजेंट। यहाँ पे देखिए मैंने 30 डेज बोला हुआ है, लेकिन इन दीज कंडीशन जहाँ पे इंट्राकेलर एथेरोस्क्लेरोसिस और अदर प्रीकेनियल वेसल स्टेनोसिस मोर देन 50% रिपोर्टेड है, तो आपको ड्यूल एंटीप्लेटलेट एजेंट कितने मंथ के लिए चलाना है, फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स, एंड आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है सिंगल एजेंट के अंदर। साथ में ऐसे पेशेंट को आपको एटोरवास्टेटिन देना है 80 mg, उसका गोल कितना है एलडीएल का, लेस देन 70 mg पर डेसीलीटर, अनलेस स्ट्रोक इज नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक एंटी एथेरोथ्रोम्बोटिक, और इफ इंटॉलरेंट है पेशेंट को एटोरवास्टेटिन भी आप तो पीसीएस के 9 इमिटर भी आप यूज कर सकते हैं। तो व्हाट आर द ट्रीटमेंट पर मेडिकल सपोर्ट देना है सर, बिल्कुल सर। उसके बाद आईवी थ्रोम्बोलाइसिस, एंडोवेस्कुलर रिवर्सकुलाइजेशन, एंटी थ्रोम्बोटिक ट्रीटमेंट, न्यूरो प्रोटेक्शन। यहाँ पे देखिए न्यूरो प्रोटेक्शन का कोई रोल नहीं है, नो प्रूवन बेनिफिट, इसलिए इसको यहाँ पे पॉइंट वन एंड कर दिया। एंड यू हैव टू सी फॉर द स्ट्रोक सेंटर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, सेंड द पेशेंट सच पेशेंट टू स्ट्रोक सेंटर्स एंड रिहेबिलिटेशन। तो सर मेडिकल सपोर्ट के अंदर क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट देखो, ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले क्या देखना है आपको, प्रिवेंट करना है और रिवर्स करना है ब्रेन इंजरी को जो फर्दर होगी उसको। उसके अंदर आपको क्या करना है सर, एबीसी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन मैनेज करना है, पेशेंट हाइपो और हाइपरग्लाइसेमिया से प्रिवेंट करना है। अब सबसे पहला पॉइंट कि सर व्हाट हमें बीपी के लिए करना है, व्हाट वी हैव टू डू विद द बीपी। तो देखिए सबसे पहले देखना है कि जो सेवन थ्रोम्बोलाइसिस का जो ऑनसेट है, जो ऑनसेट है अभी पेशेंट का, वो लेस देन 72 आवर है, मोर देन 72 आवर हो गए, लेस देन 72 आवर है, एंड यू आर कंसीडरिंग द पेशेंट फॉर थ्रोम्बोलाइसिस, यू हैव टू डिक्रीज द बीपी। व्हाट इज द टारगेट, 180 लेस देन 185 टू 110 आईवी, और उसके बाद में क्या देना है, आईवी थ्रोम्बोलाइज करना है और मेंटेन करना है लेस देन 185 टू 100 फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। एक्चुअली यू कैन डू 180 टू 105 फॉर द नेक्स्ट 24 आवर। और इफ यदि आपको लग रहा है कि आप थ्रोम्बोलाइसिस नहीं करवा रहे हैं, तो यदि मोर देन 220 बाई मोर देन 120 बीपी है पेशेंट का, तो आपको लोअर करना है एटलीस्ट 15% फ्रॉम इन फर्स्ट 24 आवर। और आपको लग रहा है कि नहीं सर लेस देन 220 और लेस देन 120 के आसपास है, तो आपको वेट करना है 48 टू 70 आवर टू इनिशिएट और रीइनिशिएट द ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन। अब आपको लग रहा है कि नहीं सर 72 आवर्स पास हो गए हैं, सिम्टम ऑनसेट में, स्टेबल न्यूरोलॉजिकल स्टेटस प्रेजेंट है पेशेंट का, या फिर टीआई ये हो चुका है, मोर देन 72 आवर हो गया है, तो आपका गोल क्या है सर बीपी का, लेस देन 130/80। यदि पेशेंट पहले से बीपी की मेडिसिन पे है तो आपको रीस्टार्ट करना है ट्रीटमेंट। इफ पेशेंट को कोई पहले से ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है और बीपी मोर देन 140/90 है, तो आपको इनिशिएट करना है हाइपरटेंशन की मेडिसिन, और यदि है लेस है तो कोई बेनिफिट नहीं है प्रूवन एंटी हाइपरटेंसिव देने का। Sir, what is the medical treatment you have to go? What is the immediate goal? It is the optimized cerebral perfusion in the surrounding ischemic penumbra. इमीडिएट गोल याद रखना है कि इमीडिएट गोल इज जो सराउंडिंग इस्चेमिक पेनुम्ब्रा है उसके अंदर आपको क्या करना है, सेरेब्रल परफ्यूजन देना है। बीपी का मैंने बता दिया आपको, बीपी आपको कंट्रोल कब करना है, जब बीपी मोर देन 185 और 110 है, एंड थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी आप कंसिडर कर रहे हैं। इन दी कंसिडर ऑफ ब्रेन एंड मायोकार्डियम, आपको लग रहा है कि सर बीपी भी किसी पेशेंट का किसी पेशेंट का बीपी भी ज़्यादा है और किसी पेशेंट को हार्ट फेलियर या ऐसी कंडीशन भी है, तो आपको यू हैव टू मैनेज द टू थिंग, कि आपको बीपी भी कम करना पड़ेगा लेकिन आपको ब्रेन का परफ्यूजन का भी ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि आप मीन आर्टेरियल प्रेशर से ही कम चल जाए और ब्रेन का परफ्यूजन नहीं है। इन दीज कंडीशन कंसिडरिंग फॉर एंटी हाइपरटेंसिव यू हैव टू गिव beta blocker in such patient like short acting beta blocker like esmolol, it will decrease the heart rate and also protect the heart and blood pressure, ultimately brain। फीवर बिल्कुल सर डेट्रीमेंटल होता है, यू हैव टू गिव द सरफेस स्पॉन्जिंग प्लस इंजेक्शन पीसीएम। शुगर कितनी मेंटेन करनी है सर, शुगर कितनी मेंटेन करनी है 60 टू 180, टाइटली शुगर कंट्रोल नहीं करना है कि आपको 60 पे ही लेके जाना है, इट इज नॉट, बिटवीन दीज टू पैरामीटर्स आपको शुगर रखनी है। 5 to 10% केसेस के अंदर सेरेब्रल इडेमा के चांसेस होते हैं जो कि पीक करते हैं सेकेंड टू थर्ड डेज में, एंड इट कैन डू द मास इफेक्ट फॉर एटलीस्ट 10 डेज। तो आपको आईवी मैनिटोल कंसिडर करना है प्लस वाटर रेस्ट्रिक्शन कंट्रोल करना है। लेकिन यहाँ पे कॉशन रखना है आपको, क्या कॉशन अबाउट हाइपोवोलेमिया। यदि इन पेशेंट को आईवी मैनिटोल, एक्चुअली आईवी मैनिटोल देने के बाद वाटर रेस्ट्रिक्शन रख रहे हैं और आप पेशेंट को दीज कैन प्रोवोक द हाइपोवोलेमिया इन द पेशेंट, तो आपको हाइपोवोलेमिया का ध्यान रखना है, क्वेश्चन रखना है। यदि आप हाइपोवोलेमिया नहीं रखेंगे तो पेशेंट क्या जाएगा, हाइपोटेंशन में जाएगा, इट विल वर्सन द इन्फाक्शन, मोर द लार्जर इन्फाक्ट मोर द चांस ऑफ इडिमा। अब देखना है कि सर वर्टिगो एंड वॉमिटिंग है या हेड और नेक पेन है, ये मिमिक कर रहा है लिब्राइंथिस को, तो इट विल थिंक अबाउट द सेरिब्रल स्ट्रोक, वर्टिब्रल आर्टरी डिसेक्शन तो नहीं हुआ है पेशेंट को।
स्मॉल सेरेब्रल इडीमा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है सीएसएफ ड्रेन को, हाइड्रोसेफेलस है, या डायरेक्टली कंप्रेस कर रहा है ब्रेन स्टेम को, तो यू है पेशेंट कैन गो इन द कोमा और एसपीटी अरेस्ट, तो यू हैव टू डू द सर्जिकल डिकम्प्रेशन फ्रॉम द सब ऑक्सीपिटल रीजन। इस पूरी के पूरी जो पैराग्राफ है मुझे पूरा पढ़ाना पड़ रहा है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, बीपी कंट्रोल। सर बीटा ब्लॉकर कंसीडर कर सकते हैं, बिल्कुल सर, इफ यू हैव टू प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड प्रोटेक्ट द मायोकार्डियम आल्सो। सेरेब्रल इडिमा हो सकता है पेशेंट को, यस सर, वी कैन कंसीडर द मैनिटोल इन द इंफार्क्ट पेशेंट आल्सो विथ वाटर रेस्ट्रिक्शन बिकॉज हाई में, लेकिन क्वेश्चन रखना है हाइपोवोलेमिकली। सर शुगर कंट्रोल रखना है, यस, 60 to 180, फीवर डेट्रीमेंटल है, यस, सरफेस स्पॉन्जिंग प्लस आईजी इंजेक्शन पीसीएम का यूज करना है। सर आईवी थ्रोम्बोलाइसिस एट योर लेवल, रिमेंबर दिस की आईवी आरटीए प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर और टेनेक्टिवपेज, दो ड्रग आप यूज कर सकते हैं। व्हाट आर द चांसेस एंड हु इज एक्सक्लूडेड। यहाँ पे क्या है कि पेशेंट का विथ इन 3 आवर ऑफ ऑनसेट टू 4.5 आवर गोल्डन पीरियड है, लास्ट इज द 4.5 आवर, जहाँ पे आपको आईवी थ्रोम्बोलाइसिस को कंसिडर करना है। व्हाट आर द पेशेंट दैट इज एक्सक्लूडेड, एज जिनकी मोर देन 80 ईयर्स है, या डायबिटिक जिनको पहले से प्रीवियस स्ट्रोक की हिस्ट्री रह चुकी है। अब देखिए सर यहाँ पे एक चीज होती है कि सर ये विथ इन 3 आवर ऑफ ऑनसेट और 4.5 आवर कंसिडर कैसे करें, हाउ। तो इसमें एक लाइन दी हुई है रिसेंट के अंदर, द टाइम पेशेंट सिम्टम विटनेस टू बिगिन, जब पेशेंट को फील हो कि मेरे सिम्टम इस टाइम से आए, या फिर जब पेशेंट को बिल्कुल नॉर्मल देखा गया है, या फिर वो अवेकन्स विद स्ट्रोक, मतलब एक पेशेंट है जो उसका लग रहा है कि वो अभी उठा है, उसको लग रहा है कि सर मेरे पैरालिसिस उठने के पास से है, तो आपको कंसिडर क्या करना है कि जब वो बेड टाइम पे गए हैं, वो टाइम, उस टाइम से आपको कंसिडर करना है ऑनसेट को। For the drug IV, RTPA and tenecteplase, I wrote here कि 0.9 mg per kilogram, max 90 mg है, 10% bolus and 90% within 60 मिनट देना होता है। tenecteplase 0.5 mg per kg है, बोलस है, और 5 सेकंड के अंदर देना है, यहाँ पे कोई इन्फ्यूजन नहीं है। इम्प्रूव इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफरिंग पेशेंट फ्रॉम प्राइमरी टू कम्प्रेहेंसिव स्ट्रोक सेंटर, फायदा है क्योंकि वहां पे आपको क्या करना है, आरटीपी के अंदर आपको 1 आवर वेट करना पड़ेगा, 60 मिनट फॉर दी बोलस, फॉर दी इन्फ्यूजन। एक्चुअली टेनेक्टेपेज के अंदर इन्फ्यूजन का कोई लफड़ा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स व्हाई यू कैन ट्रांसफर द पेशेंट इमीडिएटली टू द कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रोक सेंटर। एंडोवेस्कुलर रिब्लाइजेशन, बिल्कुल सर, इट इज द अल्टरनेटिव और एडजंक्ट, यदि आपको लग रहा है कि पेशेंट इनएलिजिबल है किसी किसके लिए, थ्रोम्बोलाइटिक के लिए, या कॉन्ट्राइंडिकेटेड उसके अंदर थ्रोम्बोलाइटिक, या फिर फेल टू अचीव द वेस्कुलर रिकलेशन विद आईवी थ्रोम्बोलाइटिक आल्सो। सो इन दीस केसेस के अंदर आपको एंडोवेस्कुलर रिवेस्कुलाइजेशन करना है विथ इन लेस देन 6 आवर्स के अंदर करना है। बट दिस टाइम कैन बी इंक्रीज टू 24 आवर्स। हाउ, यदि आपने सीटी और एमआरआई परफ्यूजन स्कैन करवाया और आपको लग रहा है कि उस एरिया के अंदर गुड वेस्कुलर कोलेट्रल है, तो यू कैन इंक्रीज दिस टाइम, एंडोवेस्कुलर रीवेस्कुलेशन का जो टाइम है, आप 24 आवर्स तक कंसिडर कर सकते हैं। ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रावेनस रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मा एक्टिवेटर फॉर अक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक, उसके इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, और कैसे एडमिट करना है। तो सर सबसे पहले क्या करना है, आईवी एक्सेस करना है विद 2 पेरिफेरल आईवी लाइंस, अवॉइड आर्टेरियल और सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट, आर्टेरियल और सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट यहाँ पे अवॉइड करना है। जबकि सेप्टिक शॉक गाइडलाइन क्या कहती है कि आपको लग रहा है कि आपके पेशेंट को क्या करना है, आपको वेसोप्रेसर देना है, तो व्हाट यू हैव टू यूज दी सेंट्रल लाइन। रिव्यू करना है पेशेंट की यहाँ पे एलिजिबिलिटी ऑफ आरटीपीए, एडमिशन करना है 0 ये मैंने बता दिया बोलसन, आपको फ्रीक्वेंट कफ कर बीपी मॉनिटरिंग करनी है, नो अदर एंटी थ्रोम्बोटिक ट्रीटमेंट होना चाहिए 24 आवर के अंदर। यदि आपको लग रहा है कि पेशेंट की न्यूरोलॉजिकल स्टेटस डिक्लाइन हो रहा है या बीपी अनकंट्रोल है, तो आपको इमीडिएटली करना है ट्यूब इन्फ्यूजन एंड गिव रेडी फॉर विद द प्रेसिपिटेट, एंड रीमेस करना है ब्रेन इमरजेंटली, एंड रीथ्रल कैथेटराइजेशन को मोर देन 2 आवर के लिए आपको स्टॉप करना है। यहाँ पे क्या है कि इंडिकेशन क्या क्या है भाई, क्लिनिकल डायग्नोसिस स्ट्रोक का है, ऑनसेट सिम्टम लेस देन 4.5 आवर है, सीटी स्कैन के अंदर कोई हेमरेज शो नहीं हो रहा है और एडिमा शो नहीं हो रहा है मोर देन 1/3 ऑफ एमसी टेरिटरी, और एज मोर देन 80 ईयर्स, याद रखना एज भी कंसिडर की हुई है। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन अपने आप क्या हो गया सर, एज लेस देन 28 आवर है, सीटी डेंसिटी क्या है, मोर देन, नो हेमरेज और एडिमा मोर देन 1/3। यहाँ पे क्या है, सीटी नो, नो एडिमा है एक्चुअली, क्या नो आएगा यहाँ पे, नो हेमरेज और नो एडिमा। तो यहाँ पे क्या है, सीटी डेंसिटी भी मोर देन 1/3 है। आपको लग रहा है कि पेशेंट के अंदर इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस का पेशेंट है, ऑर्टिक डिसेक्शन का पेशेंट है, प्लेटलेट लेस देन 1 लाख है, और यूज ऑफ हिपेरिन विथ इन 48 आवर्स, और LMWH है विथ इन 24 आवर्स। तो ये इंडिकेशन थे, इसके तो क्या हो गया कॉन्ट्राइंडिकेशन। बीपी का मैंने आपको बता दिया है, ब्लीडिंग डायस्थीसिस तो आपको पता है नहीं देना होता है, कोई रिसेंट हेड इंजरी और इंटरसेप्टल हेमरेज है तो नहीं करना है, मेजर सर्जरी है प्रीसीडिंग 14 डेज के अंदर, और जीआई ब्लीडिंग है इन
प्रीसीडिंग 28 डेज के अंदर या रिसेंट MIN, दीज केशन यू नॉट हैव टू डू दी इंट्रावेनस रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मा एक्टिविटी का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना है आपको। अब सर एंटी थ्रोम्बोटिक ट्रीटमेंट देना है, बिल्कुल सही। प्लेटलेट इनहिबिटर देना है, एंटी कोगुलेंट का कोई रोल नहीं है अनलेस इट इज द ड्यूरल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस। सर एंटी प्लेटलेट का रोल है बिल्कुल, अक्यूट ट्रीटमेंट अंदर एस्पिरिन विद इन 48 आवर्स ऑफ ऑनसेट देना है, और सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर भी रोल है सर। और एस्पिरिन प्लस क्लोपिडोग्रिल या टिकाग्लोर देना है यदि माइनर स्ट्रोक है या TI है, क्यों तो प्रिवेंट करने के लिए सेकेंडरी स्ट्रोक को। अब बात करते हैं कि सर ईटियोलॉजी के लिए क्या करना है। सर देखो ईटियोलॉजी पेशेंट के अंदर पता लगानी है आपको कि इसके बाद में जब पेशेंट स्टेबल हो जाए कि एट्रियल फिब्रिलेशन था या ICA के अंदर एडिलोस्क्लेरोसिस तो नहीं था। नॉर्मली 30% केस के अंदर क्या होता है, दीज आर दी अनएक्सप्लेन्ड। आई टोल्ड यू दी AF का पेशेंट तो आपको अपेक्साबिन यूज करना है, और ICA एडिलोस्क्लेरोसिस आपको क्या करना है, कंसिडर करना है क्या, यदि मोर देन 50% है तो आपको कंसिडर करना है सर्जरी कंसिडर करनी है, और साथ में ड्यूल एंटीप्लेटलेट भी कंसिडर करनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि CT MRI एंजियोग्राफी करानी है, ये सब है, ये सब इन्वेस्टिगेशन है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सर T2 फ्लेयर MRI पे क्या होगा। यदि आप T2 फ्लेयर MRI कराएंगे विद इन 4 to 6 डेज आपको ब्लैक दिखेगा, और यदि मोर देन 4 to 6 डेज होगा तो ये व्हाइट दिखेगा। यदि आपको लग रहा है कि अभी भी कोई मिसमैच है तो आपको क्या करवाना है, ADC करवाना है इन फ्लेयर MRI। इफ इट इज ब्लैक इट इज शोज न्यू इंसर्ट। सर स्मॉल वेसल स्ट्रोक क्या होता है सर, इट इज ए लेक्यूनार स्ट्रोक विद 3 to 300 माइक्रोमीटर साइज ऑफ वेसल, दीज आर द कॉज ऑफ इस्केमिक स्ट्रोक फॉर योर नॉलेज जस्ट। So, sir, what are the target BP in the ischemic stroke patient? That sir, the target BP is less than 130/80, and the LDS target is less than 70 milligram per deciliter. So, what are the antiplatelet drugs? You remember these by the pharma. Just यहाँ पे topic include किया है pharma का। COX inhibitor है, P2 P2Y12 रिसेप्टर P2Y ADP रिसेप्टर ब्लॉकर्स है, GP सेकेंड भी थर्ड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, या फिर फोस्फोडाइस्टेज इनहिबिटर है। सर कॉक्स के अंदर कौन सा है, सर एस्पिरिन है, इट इज कॉक्स 1 है जो कि अल्टीमेटली TXA2 को इनहिबिट करता है। इट इज इरिवर्सिबल इनहिबिटर। साइड इफेक्ट क्या है सर, जे अल्सरेशन, जे हेमरेज एंड एपिगेस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट। P2Y12 ADP रिसेप्टर ब्लॉकर है, इसके अंदर क्या है सर, क्लोपिडोग्रिल, उसका साइड इफेक्ट क्या है, रैश एंड TTP, याद रखना। रिवर्सिबल के अंदर क्या है, ये रिवर्सिबल टिकाग्लोर कैनग्लोर, RCT से याद रख सकते हैं ना, रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है ना वैसे, रिवर्सिबल RCT से याद रख सकते हैं इसको। अब बात कर सकते हैं सर GP सेकेंड भी थर्ड के अंदर क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अबेक्सिमैब देखो, ये रही, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कि क्या करती है, रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। एपेक्सी में ठीक है, और सिंथेटिक मॉलिक्यूल क्या क्या है, टिरोफिबेन और इपेटिफेबेटाइड। इसके अलावा क्या है सर, एक है सर फोस्फोडाइस्टर इनहिबिटर डाइपिरिडामोल, जो कि क्या करता है, अल्टीमेटली ADP को क्या करता है, इनहिबिट करता है और इंक्रीज करता है, इंक्रीज अपटेक ऑफ, इनहिबिट अपटेक ऑफ CMP। और साथ में क्या है सर, इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन के अंदर सिलास्टोजोल भी आप यूज कर सकते हैं। दीज आर द ड्रग। एंड अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सर PDE3 इनहिबिटर क्या होते हैं। It is the milrinone and silastazole. Milrinone is, you know, it is used in the IV heart in the acute heart failure, and silastazole is the oral intermittent claudication के अंदर यूज होता है। सर PDE4 inhibitor roflumilast, you know, it is used in the severe COPD patient, and PDE5 inhibitor is the sildenafil and tadalafil, used in the inhibit the CGMP, used in the erectile dysfunction and PH, pulmonary arterial hypertension. What are the types of thrombolytic agent? Is the streptokinase, NIC, and steplase, urokinase, fibrin specific, I told, TPA, tissue plasmin activator, either the alteplase, retiplase or tenecteplase. So what are the anticoagulant? This is the anticoagulant, you have to remember these. इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे है कि ओरल जो फैक्टर सेकेंड डे डायरेक्ट इनहिबिटर है डबिगेट्रन, उसका एक एंटीडोट है इड्रासीजुमैब। ओके, ये इड्रासीजुमैब है। और यहाँ पे क्या है सर, फैक्टर 10 का ओरल जो ड्रग है रिवारोक्साबेन और अपेक्साबेन जो एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर यूज की, उसका जो एंटीडोट है वो क्या है सर, इंडेक्सेनेट है। तो आई होप चैप्टर 7 में आया होगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बाय द BP, बाय द शुगर कंट्रोल 60 to 180 एंड ऑल। थ्रोम्बोलाइसिस के अंदर क्या क्या कंसिडर करना है, व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन। आई कवर्ड ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम दिस टॉपिक। आई थिंक, मुझे नहीं लगता इस कहीं से पढ़ने की आपको जरूरत है। जस्ट go through your notes for the 5 minutes and you will cover all the points. Thank you. Keep sharing, keep loving.